जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। आज का जो डायलॉग है वो बहुत स्पेशल है क्योंकि वो पाकिस्तान के ऐसे सियासतदान के साथ है, और ये इस तरह के सियासतदान अगर आप पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस की लिस्ट निकालें तो वो चंद एक ही हैं जो बड़े हो जाएं, मशहूर हो जाएं, तब भी वो ग्राउंड लेवल के पॉलिटिशियंस रहते हैं, जिसको आप पॉलिटिकल वर्कर कहते हैं। पाकिस्तान में पॉलिटिकल वर्कर और लीडर जो है वो दो अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर दिए गए। बड़े कम लोग हैं जो लीडर भी हों और पॉलिटिकल वर्कर भी हों। तो ज़रा हम उनसे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और जिन्होंने नून लीग के लिए अपना करियर दाव पे लगाया और बड़ी स्ट्रगल की, हनीफ अब्बासी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। क्या वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इतनी कुर्बानियाँ नून लीग के लिए, क्या कोई ख़ास मोहब्बत है? ये बस नून लीग के लिए भी होती है, अपनी इंसान की अपनी डिग्निटी भी होती है जिसको आपने फॉलो करना होता है। और ये लाजमी नहीं होता कि आप सारा कुछ लीडरशिप पे थोप दें, जी मैंने उसकी खातर फ़लाँ कुर्बानी दे दी, फ़लाँ कुर्बानी दे दी। इंसान ख़ुद भी जो होता है उसकी भी एक ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ाकार होता है। मैं समझता हूँ कि जितनी भी आज तक मेरे पे मसाइब आए हैं वो मेरी ज़ाती ज़िंदगी को जो गुजारने का तरीक़ाकार था, यानी तरीक़ाकार यही था कि रिस्पेक्टफुली मैं अपनी लाइफ को गुजारना चाहता था। यानी आप अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि मुझे 35 साल हो गए हैं पॉलिटिकल लाइफ में और मुझे 20 साल हो गए हैं पार्लिमानी सियासत के अंदर। ना मैंने किसी को ओए कहा तो ना मुझे किसी ने ओए कहा। ये बड़ी बात कह रहा हूँ। अब आ जाएगी, अभी शुरू में मेरे ओपोनेंट को मुझे याद दिला दिया आपने। अब उसको मुँह पर गालियाँ भी लोग दे जाते हैं, वो गालियाँ दे भी लेता है, सुन भी लेता है। ना हम गाली देते हैं ना हम सुनते हैं। उसे तो बुरा भला कहते हैं आप। और नहीं, उसको भी गाली नहीं मैं देता, उसकी बात बाद में करेंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ाकार, आपको अपनी बड़ी ख्वाहिशात को जो है वो मारना पड़ता है, उनको ज़िबा करना पड़ता है अपनी डिग्निटी के लिए, अपनी रिस्पेक्ट के लिए। तो हम उस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हाँ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ 17 साल से ताल्लुक़ है और इस 17 साल ताल्लुक़ में जितनी मसाइब आए हैं शायद इससे पहले सियासी ज़िंदगी में नहीं थे। यानी लोग कहते हैं जिन्होंने आपको स्टडी किया कि इस हनीफ अब्बासी के लिए 2013 का इलेक्शन अलमनाक था। क्यों? उसमें 2-3 चीज़ें, अलमनाक नहीं मैं कह सकता, उसमें देखिए 2-3 चीज़ें हैं। मैं पहले 2 इलेक्शन 2003 में मैं 60,000 वोटों से जीता, शेख रशीद साहब के भतीजे से। 2008 का इलेक्शन में शेख रशीद से 70,000 वोटों से जीता, रिकॉर्ड निकालें, नेट पे होगा। 2013 के इलेक्शन से पहले शेख रशीद ने वही साजबाज की जो 2005 में मेरे पे कत्ल का मुकदमा करवाया। वही साजबाज करके 2012 पे मुझ पे ये मुकदमा बनाया जिसमें मुझे सज़ा हो। और ये मुकदमा उस वक़्त बन चुका था। इसके प्रोपेगेंडे के साथ साथ शेख रशीद को ये मालूम था कि मैं हनीफ अब्बासी से इलेक्शन नहीं जीत सकता, अल्लाह ताला के फजलो करम से। अच्छा, कभी नहीं ही वाज जीता। पॉपुलर एट दैट टाइम। जिस नहीं तो पॉपुलैरिटी तो ख़त्म हो गई थी ना जब मैंने 70 ज़मानतें जब्त करवाई थी 2008 में। नहीं, हम बात करें 2013 की, आप 13 में चले गए। आप पॉपुलैरिटी की बात करें ना, तो मैंने कहा 2008 में मैंने उसकी ज़मानतें जब्त करवाई थी। हो गई ना 13 में, तो ही वाज पॉपुलर सर। नहीं सुने तो सी ना, पॉपुलैरिटी थी तो फिर मेरे खिलाफ इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा? आपके खिलाफ तो बड़े शख्स ने लड़ लिया ना सर। नहीं यही तो हुआ ना, यही मैं आपको नुक्ता समझाने के लिए 2008 में गया था। उसको मालूम था कि मैं इससे इलेक्शन नहीं जीत सकता। फिर एक बहुत बड़ी, जिसे कहते हैं प्लानिंग के तहत, साजिश नहीं मैं कहूँगा, वो फिर अमेरिकन साजिश आ जाएगी। प्लानिंग के तहत ये तय हुआ कि जी इमरान खान मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ेगा और शेख साहब मेरे सामने से भाग गए। अच्छा, वो भागे थे शेख साहब? जी भाग गए ना, मेरे साथ चले गए, मेरे सामने इलेक्शन में उसने इमरान खान को ले आया। अब इमरान खान के हवाले से मैं एक बात आपको बता दूं कि एक तो 2012 पे मुकदमा, उसके बाद वो एक पार्टी लीडर था। इसके बावजूद मैं ओवर कॉन्फिडेंस था कि मैं इसको, यू आर एडमिटिंग दैट बीइंग अ पॉलिटिशियन यू आर ओवर कॉन्फिडेंट। यस, इसलिए कि हर चीज़ को तस्लीम करना चाहिए। मेरे ज़हन में था कि मैं इसको भी मार दूंगा सियासी तौर पे। माय गॉड। और लेकिन उसके बावजूद ये ज़हन में रहे आपके अदनान साहब कि मैंने 70,000 वोट लिए। मैंने शेख रशीद की तरह 9,000 वोट नहीं लिए हारने के बाद। जिस दिन मुझे 9,000 और 11,000 वोट पड़ेंगे ना, उस दिन मैं सियासत में दोबारा नहीं आऊँगा। अच्छा भाई साहब, एक चीज़ है, तो आप सुन ले, 2013 को वाइंड अप कर लेना। हाँ कर अभी तो 70,000 मुझे मिले और 79 इमरान खान को मिले। मैं इलेक्शन हार गया। लेकिन यू एडमिट दैट के ओवर कॉन्फिडेंट थे, तभी 9 का फर्क था। नहीं, मैं ये नहीं कहता कि भी ओवर, लेकिन उसमें बहुत सारे और मसाइल है ना, वो मैं अब इशारतन आपको बता तो रहा हूँ कि प्लानिंग के तहत इमरान खान को लाया गया।
इमरान खान का ये इलाका तो नहीं था ना? नहीं, इमरान खान 4-5 हल्कों से जीते थे नहीं, तब। बेशक 4 से, उस वक्त 3 से जीता था। 3 से, हाँ। तो बेशक 4 से जीता हो, 3 से, 2 से, लेकिन उसका यहाँ से लड़ने का कोई इरादा नहीं था। वो शेख रशीद उसके पाँव पड़ा जाके, उसने कहा भाई मेरे इलाके से आके इलेक्शन लड़ो, एक तरह से तुम लड़ो, एक तरह से मैं लड़ूंगा। अगर इतना ये बड़ा पहलवान था तो मेरे साथ इलेक्शन लड़ता ना। और मैं अब भी आपके मीडिया के जरिए कहता हूँ, मैं आपकी एक बात मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए कि शेख रशीद ने इमरान खान को राजी किया कि भाई हनीफ अब्बासी मुझसे नहीं हार और रहा, भी बहुत सारे लोग थे। चलो मतलब एक फैक्टर थी, तो तुम आओ इलेक्शन लड़ो। हाँ जी। खान ने लड़ लिया इलेक्शन, 3 जगहों से वो इलेक्शन जीता, और इसमें उसका एक आबाई हल्का भी है खान साहब का। तो खान साहब ने वो आपका हल्का रखा और अपना आबाई हल्का छोड़ दिया। तो यही अदनान साहब, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनको पता था अगर बाई इलेक्शन दोबारा ये जीत जाएगा और जब जीतेगा तो असेंबली में आ जाएगा। असल जो कदगन थी या रुकावट थी मुझे नेशनल असेंबली में ना जाने की थी, उसके सामने बंद बांधे जा रहे थे। वरना तो अमूमन आप वाली बात बड़ी ज़बरदस्त है कि अगर मैं अपने आबाई हल्के से हल्का लड़ रहा हूँ और फिर चीचों की मलियाँ से, तो हम अपने आबाई हल्के से उसको रिटेन करूँगा ना, मैं उधर से जाके तो नहीं उसको। इस वजह से फिर शेख ने कहा कि नहीं, ये भी शेख की कारस्तानी थी, नहीं इसको रखो और फलां करो। बहरहाल हो गया, बात ख़त्म होगी। 2013 से 18 तक मैं ना MNA था ना MPA था। हमने उसी तरह सर फेंक के अपने लोगों की खिदमत की। ये नहीं सोचा हमने कि हमने इस वक्त मेंबर नेशनल असेंबली नहीं है। खुशकिस्मती मेरी ये थी कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब बन गए और वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब बन गए। मुझे याद है कि 15 से 20 दिन हुए थे अभी 2013 का इलेक्शन गुजरे हुए, इसी जगह जहाँ आप बैठे हैं। तो मैं बैठा हुआ था, थोड़ा सा मायूसी भी थी कि बहुत मेहनत की थी 2008 से 2013 के दरमियान, बड़ी खिदमत की लोगों की। तो इलेक्शन में उस तरीके से आ रहा जो एक अवामिल को छोड़ दे उसमें लंबी बहस हो जाती है। तो किसी ने शहबाज शरीफ साहब को बताया कि ये सूरत हाल है उसकी, एयरपोर्ट पे खड़े खड़े। तो उन्होंने एयरपोर्ट से ही फ़ोन किया कि भाई मैं तुम्हारे घर आना चाहता हूँ। बस इतना टाइम मुझे मिला कि मैंने पंजाबी कहते हैं मुँह तो छट्टा मारा, तो ट्राउज़र शर्ट उतार के शलवार कमीज पहन के आगे बैठ गया। तो उस वक्त उन्होंने मुझे कहा कि मैंने आपसे एक वादा किया था 2013 के इलेक्शन से पहले, मैं भूल गया हुआ था, मैं समझा नहीं। उन्होंने कहा जी मेट्रो नहीं बनानी, तो मैंने कहा था लाहौर के बाद मेट्रो इस्लामाबाद में चलेगी। ये एक लीडरशिप का कॉन्फिडेंस था जो उन्होंने मुझे दिया। उसके बाद मैं उसका चेयरमैन बना, फिर पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड का चेयरमैन बना मैं। फिर मैंने इस रावलपिंडी के अंदर रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, खेल के मैदान, सफाई का निज़ाम। फिर आप अगर इधर रहते हैं तो आपको पता होगा कि हमने इतना साफ़ कर दिया था कि लंदन से और पेरिस से जब मेरे दोस्त आते थे तो मैं रात 10 साढ़े 10 बजे अपनी गाड़ी में बिठा के उनके ढोक खब्बा ढोक काला खान लेके जाता था, सेटेलाइट टाउन नहीं। तो मैं कहता था गार्बेज का कोई ढेर दिखाए। तो ये खिदमत हमने की। यानी कहने से मुराद ये है कि जब आप खिदमत का जज्बा रखते हो तो आपके लिए पोर्टफोलियो कोई अहमियत नहीं रखता। बिल्कुल सही। अच्छा, मैंने उस वक्त करियर शुरू किया था जब आप कोर्ट में पेश होते थे, बड़ा मुख्तसर सा करियर। आई वाज रिपोर्टर एट दैट टाइम। जब आपका फैसला हुआ तो वो GHQ से वो कुछ शायद चंद मीटर का फासला है, 100 मीटर्स का, तो मैंने पहली दफ़ा एंटी एस्टेब्लिशमेंट और एंटी फौज नारे सुने आपके हामियों के। आपने भी सुने होंगे आपके फैसले के बाद। अच्छा, वो ना मैं आपको सीधी उसमें मैं आपको ज़रा वजाहत कर दूँ सारी चीज़ का। पहली बात तो अदनान ये ज़हन में रखेंगे, मैं जब से सियासत में आया हूँ और जो भी सियासी तौर पे मुझे पे मुकदमा बना है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको फेस किया है इसी अदालती निज़ाम के ज़रिए। मैं कभी किसी अदालती, अब देखिए उस वक्त जो माहौल पैदा हुआ वहाँ पे कि लोग 6-6 फुट का बंदा जो था वो चीख चकार कर रहा था, रो रहा था, पीट रहा था, ये मैंने आंखों से देखा। और 3 अटैम्प्ट की पुलिस ने मुझे लेके जाने की, तीनों अटैम्प्ट में वो नाकाम रहे। चौथी पे मैंने कहा कि मुझे बात करने दें अपने साथियों से, तो फिर मैं आराम से चला। मैंने उन्हें कहा कि जो जाने देगा दोस्त, जो जाने नहीं देगा वो दुश्मन। ये होती है। ये इमरान खान की तरह मैंने चीखें नहीं लगाई, मैंने कहा ये जुल्म हो गया जाए। तो मुझे पता था इसी निज़ाम के तहत मुझे रिलीफ मिलेगा। अगर यहाँ खड़े होकर इस निज़ाम को मैं गाली दूंगा और यहाँ पे आग लगाऊंगा या आग लगाने के लिए कहूँगा तो फिर शायद मेरे लिए फिर वापसी का रास्ता ना हो। तो मैंने उस निज़ाम के तहत उस झूठे मुकदमे के झूठी सज़ा को कबूल कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, और मैंने अगला रास्ता हाई कोर्ट का सोचना शुरू कर दिया। गाड़ी में बिठा के मुझे ले गए। बाद में जब मेरे वो तस्दीक हुई, उस वीडियो मुझे किसी ने दिखाई, उसमें से कोई बंदा मेरा ऐसा नहीं था जिसको मैं जानता हूँ। क्या मतलब? जो 10-15 लोग, जितने लोगों ने नारे लगा रहे थे, उन 10-15 लोगों में से अभी भी आप निकालें तो साबित करें, अभी भी वीडियोस मौजूद है, उन 15 लोगों को मैं नहीं जानता था। रावलपिंडी के इस रीजन में बहुत सारे लोग हैं जो नून लीग के बड़े मरकजी रहनुमा हैं।
पीटीआई की बड़ी क़यादत का और खुद शेख साहब का भी फोकस आपको कुछ की सियासत कुचलने पे क्यों है? अच्छा, ये भी अजीब सी बात है, आप बड़ी ज़बरदस्त आपने कोई थोड़ी सी स्टडी मेरे पे कर ही ली है, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। अच्छा, मैं हैरान कुन हद तक हैरान हूँ कि मैं शेख रशीद अपने आप को सियासी इलेक्शन में 85 से लड़ता आया इस रावलपिंडी के अंदर, लेकिन शायद आपको ये मालूम होगा कि पहला इलेक्शन हराने वाला मेरे से हारा है वो। अब मुस्लिम लीग के अंदर से भी, पीपल्स पार्टी के अंदर से भी वो मेरे से पहला इलेक्शन हारा है। 2003 में जब वो पूरी हुकूमत के साथ था तो उसका भतीजा मेरे से हारा, तो उसने ठान ली कि ये शख्स मेरे लिए सियासी तौर पर ख़तरा है। 2005 में कत्ल का मुकदमा, यानी सीधी गोली मैंने मारी है, इन हाथों ने कभी चिड़िया नहीं मारी, तो कहता कलाशनकोव के साथ इसने बंदा मारा है। चलिए, अल्लाह ने उसमें सुरखरू कर दिया। उस वक्त अफसरान भी बड़ी क्लास के होते थे, रॉयल होते थे, रॉयल से मुराद यानी जान वाले होते थे, सच को सच और झूठ को झूठ कहने वाले होते थे। फिर थोड़ा वक्त गुजरा, 2013 का इलेक्शन आया। आपको 2013 के इलेक्शन में नहीं मालूम क्या हुआ मेरे साथ। आप कहते हैं ना इलेक्शन आप हार गए 9000 वोटों से। 8 मुकदमात हुए ड्यूरिंग इलेक्शन। मैं कहीं से गुजर जाता था तो पर्चा हो गया अनीबाबासी। ये सारी इसी की साजबाज थी। 2012 का मैंने आपको बताया कि ये मुकदमा उसने ऐसा झूठा बनाया जिसके अगर ना कोई सर था ना कोई पाँव था, ये भी उसने बुनियाद रख दी। अभी एस टू पी एम में बनाऊँ, ठीक है, वो फिर पटीशन उठा के इस्लामाबाद हाई कोर्ट चला। अब उस जालिम को ये नहीं पता कि ये जो सारा कुछ 2 प्रोजेक्ट तुम रावलपिंडी में बनाने शुरू किए, तूने 22 साल हो गए। एक नाला लई और एक हॉस्पिटल, जच्चा बच्चा हॉस्पिटल। आप अंदाज़ा लगाएं अदनान साहब, इन दोनों एक हॉस्पिटल नाला लई का तो काम ही शुरू नहीं हुआ और हॉस्पिटल का अगले 10 साल और ख़त्म नहीं होने लगा। मैंने मेट्रो पकड़ी 10 महीनों में मुकम्मल। मैंने रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बनाया 14 महीनों में मुकम्मल। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी जो 4 साल से बंद पड़ा था 2 महीनों में मुकम्मल। मैंने टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दिया पिंडी को 74 साल में 78 करोड़ रुपए का। कितनी देर में? 16 महीनों में मुकम्मल। 8 महीनों में एक हॉस्पिटल मुकम्मल, 10 महीनों में एक दूसरी हॉस्पिटल मुकम्मल, 7-7 8-8 महीनों में क्रिकेट स्टेडियम जो आपके सरकारी स्कूलों और कॉलेजेस के अंदर है, कि बड़े उम्रा के स्कूलों और कॉलेजेस के अंदर नहीं है, पार्क्स बनाए, सफाई का निज़ाम दिया। यानी आप उठाएं, एक एक चीज़ को उठाएंगे रावलपिंडी की तो उसकी हर ईंट के ऊपर जो है वो आपको मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ का नाम मिलेगा, नवाज शरीफ का नाम मिलेगा, हनीफ अब्बासी का। सर, अब ज़रा आते हैं मुल्क की सियासत के ऊपर। क्या ये जो इमरान खान साहब को हटाया गया, क्या ये दुरुस्त फैसला है? बिल्कुल, मैं कहता हूँ इतना दुरुस्त फैसला था। अगर वो ये ना होता, देखिए मेरी बात सुने, जब भी आप अच्छी गाड़ी किसी को देते हैं और आप गलत फहमी में किसी को वो गाड़ी दे दी आपने, तो जो ही वो चलाना शुरू करता है तो आप अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये गाड़ी को मारेगा, तो आप गाड़ी उससे छीन लेती हैं। इमरान खान खोती रेडी वाला था, उसको आपने उठा के मर्सिडीज़ गाड़ी दे दी। पुराने ज़मानों में तो ये हुआ करता था, मुझे याद है अच्छी तरीके से, कि BMW और मर्सिडीज़ जब कोई नया लेता था तो वो एम्बेसी का ड्राइवर ढूंढा करते थे जिसने एम्बेसी में काम किया हो, ताकि वो गाड़ी को अच्छी तरीके से चला सके। एक शख्स जिसका यूनियन कौंसिल की सतह पे कोई तजर्बा नहीं था, वो उसको आपने वज़ीर आज़म बना दिया। चले, बन गया। वज़ीर आज़म बनने के बाद वो कहता है उस्मान बुज़दार की तरह मैं अभी सीख रहा हूँ। अभी कल भी इंटरव्यू चल रहा था, कहता है मैंने पिछले 4 साल में बहुत कुछ सीख लिया है। वो भाईजान, अब जो सीखने के लिए लोग मर्सिडीज़ गाड़ियाँ नहीं देते हैं, लोग सीखने के लिए आपको देते हैं वो आल्टो गाड़ी देते हैं, जिसमें ये देखें क्या गलतियाँ की इमरान खान साहब ने? इमरान खान ने सर 2 बड़े ब्लंडर किए सर, पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर और एनर्जी सेक्टर के ऊपर। इतना बड़ा वार किया है कि जिसको संभालना आज मुश्किल हो रहा है। मैं इसकी कंपैरिजन मिसाल देता हूँ आपको, बजाय इसके कि मैं ऐसे लोगों को उलझाऊँ। आप देखें 2018 के मुश्किल हालात में जब हमारी गवर्नमेंट को अदम इस्तेकाम की तरफ धकेल दिया गया था अदनान साहब, उस वक़्त आटा था 35 रुपये किलो, चीनी थी 52 रुपये किलो, घी था 160 रुपये किलो, यूनिट था 14, 13, 13, 14, 12 रुपये का, ठीक है सर, 12 रुपये का यूनिट था। डॉलर था 107, 108, 110 का, ठीक है जी, इसी में कर रहा था मैंने। आपकी तरक्की की शरह थी 5.8, ठीक है भाईजान। तो जब ये मौसूफ आए, इसने क्या किया, जो कहता था 200 बंदों की मेरे पास टीम है, मुआशी टीम है जो मुल्क को संभालेगी, तो वो 200 बंदे कौन थे? जो इसकी आधी से ज़्यादा कैबिनेट तो इसकी पार्टी की नहीं थी। सर, जो फिगर्स आपने मेरे साथ शेयर किए हैं, अब ज़रा फिगर्स शेयर कीजिए जिस दिन खान साहब जा रहे हैं, हाँ, और आज के फिगर्स को ह्यूज डिफरेंस है। नहीं, देखे ना, ये 4 साल
उस सारे चीज़ का बेड़गर किया। और दूसरी बात आपको बताऊँ, IMF से किया हुआ एग्रीमेंट आपको शायद इस प्रोग्राम के ज़रिए बता दूँ कि वो लेजिस्लेशन हुई है उसकी, ये जो कुछ हो रहा है ये पार्लियामेंट से अप्रूव करवाया है इमरान खान ने, हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से कोई चीज़ बीच में नहीं डाल रहे हैं। और ये वाहिद IMF का प्रोग्राम है जिसकी लेजिस्लेशन हुई है नेशनल असेंबली के अंदर। और ये आप जेहन में रखें, हमने जो बातें की ना, ये वो पाकिस्तान की का डेमोक्रेटिक सिस्टम है कि आप वोट मांगेंगे, पिंडी वालों को बताएंगे मैंने ये किया है, उन्होंने ये किया। यू विल पुट अ कंपैरेटिव स्टडी इन फ्रंट ऑफ वोटर्स। जब आप लोग आए और आप लोग आपकी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसको भी तो लोग कंपेयर करेंगे, यार हमसे इससे तो खान अच्छा था कि 180 पे डॉलर था, करेंगे ना, नहीं 160 पे पेट्रोल था, आप लोग 300 पे ले गए, नहीं, 250 पे। लोग इस तरह नहीं करेंगे, लोग यही कहेंगे कि 4 साल में इसने बेड़ागर किया। आने वाले 8 से 10 महीनों में आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला, ये वो शख्स नहीं है ना। अभी आप कभी शहबाज शरीफ को इन 2.5 महीनों में आपने गाली देते हुए सुना है? किसी को चोर डाकू कुछ कहते हुए सुना है? ये मोहल्ले में इमरान खान की सबसे बड़ी खूबी क्या है मैं बताता हूँ आपको। ये मोहल्लों में ना चोर आता था तो रात को लोग जाग जाते थे, हम भी मोहल्लों में रहे हैं। तो वो लोग ना शोर में, किसी को पता चला चोर आ गया तो जो चोर होता था जिन्हें देखे 10 15 20 बंदे दौड़ पड़े हैं तो वो भी शोर मचाना शुरू कर देता था, चोर चोर चोर। यानी चोर भी मोहल्लेदारों वालों के साथ चोर चोर का नारा लगाता। अब इसकी जो चोरी है वो तो शर्मिंदगी का बायस है। नहीं, इस पे हम आते हैं, अभी तो हम रह लें ना सर। आपने नहीं, मैं उधर ही लेके जा रहा हूँ ना आपको। मैं सर माशी सूरत असेंबली तो नहीं है ना, तमहीद बांध रहा हूँ ना, तमहीद बांध रहा हूँ। यानी वो चोर जो है वो खुद ही चोर चोर का नारा लगा के तो इस मुल्क का बेड़ागर करके, ये जो 2.5 महीने इसका कोई नहीं पूछेगा भाईजान। आने वाले 7 से 8 महीनों में इंशाल्लाह ताला ये जो शख्स वज़ीर आज़म बना हुआ है, ये शख्स किसी को गाली नहीं दे रहा, मैं ये बात आपसे कह रहा हूँ। किसी को चोर नहीं कह रहा, किसी को डाकू नहीं कह रहा। इमरान खान जैसे शख्स के पीछे नहीं भाग रहा जो घड़ियाँ बेच गए हैं। ठीक है, अपनी घड़ियाँ थी ना सर, उनको तोहफे में मिली, उन्होंने वहाँ से। मेरा तोहफा मेरी मर्जी, खुदा का नाम ले यार। अच्छा नहीं, तोशा खाना से खरीदी उन्होंने घड़ी और बाहर बेच दी। अच्छा आपकी मलकियत है ये घड़ी, तो आप बेचें या खरीदें? ये मेरी मलकियत नहीं है, याद रखें। जब स्टेट किसी स्टेट के हेड को कुछ चीज़ देती है वो उसकी मलकियत नहीं होती, पहले ये आप जहन में रखें। तोशा खान से खरीदी ना उन्होंने? नहीं, वो खरीदी यार, मेरी बात सुने। इतना ही उसको शौक था तो अपनी घड़ी ले लेता भाईजान, खुदा का नाम लेते। ये तो उस तरह बात हुई ना कि घड़ी मिली, आपने मुझे गिफ्ट किया तो मैंने जाके बेच दी, और बाद में पता चला आपको कि यार ये तो 3 करोड़ की थी, इसने तो 1 करोड़ में बेच दी। बेचना इलीगल तो नहीं है ना सर? यार मेरी बात सुने, इलीगल क्या, किसी भी इखलाकी तौर पे क्या जवाज़ होगा कि जब वो 3 घड़ियाँ थी जिसमें मोहम्मद बिन सलमान ने जाके दुबई में जब घड़ी बिकने के लिए गई, पाकिस्तान की कितनी बड़ी इंसल्ट हुई है। बिकने के लिए गई तो उस शख्स ने कहा, उनको पता था ये तो बनी 3 थी या 4 थी, तो उसने फिर फ़ोन किया उधर शाही ख़ानदान में, तेरी घड़ी बिकने के लिए। उन्हें कितना, उन्होंने कहा पाकिस्तान से। उन्होंने कहा ओहो मैंने उसको दी थी। ये बदनामी है। आपकी दी हुई घड़ी मैं बेच लूँ कोई मसला नहीं। साहब सादगी तो है ना सर, देखें ना, उसने अपने गुजारे के लिए वाह जी वाह, मैं इसकी सादगी में एक शख्स को 1 घड़ी जरूरत है तो 3 क्यों रखे? तो मेरी बात तो सुने, उनकी सादगी में मैं कुर्बान जाऊं कि हज़ारों कनाल ज़मीन हड़प कर जाएं, 450 कनाल के घर में रहें और जवाज़ पेश ना कर सकें। यानी मैं आपको 1 कनाल के घर का क्या जवाज़ पेश करूं? वो 450 कनाल के घर का जवाज़ क्या पेश कर सकता है? सबसे बड़ा एसेट बियॉन्ड मीन्स इमरान खान पे फिट होता है, सबसे बड़ा। 1.5 लाख रुपए टैक्स देने वाला एकदम 98 लाख रुपए टैक्स दे दे, वो कहाँ से आए पैसे, किधर से आए पैसे? ये मैं आपको बताऊं, ये मॉरली भी और फाइनेंशियली भी, दोनों चीज़ों में इसका कोई करैक्टर नहीं है। दिल तो नहीं कर रहा नाज़रीन, लेकिन हमें मजबूरी है एक ब्रेक लेने की। लेकिन आप परेशान ना होइए, हनीफ अब्बासी साहब हमारे साथ हैं एक ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। इमरान खान साहब को करप्ट कहना तो ऐसे ही है कि बस एक इल्ज़ाम तराशी ना, उस पर कोई पिटीशन, कोई रेफरेंस, कोई अदालत। मुझे याद है कि आप जिस तरह कोर्ट में आया करते थे, गलत केसेस थे ना, आप तो सही केसेस भी नहीं करते। नहीं, मैं आप वाली बात बिल्कुल ठीक है। और मैंने 2-3 प्रोग्रामों में ये भी कहा अपनी लीडरशिप को कि खुदा दा खौफ करो और ये घड़ियाँ भी लाएँ, रेफरेंस लाएँ ज़रूर, लेकिन असल जो इश्यूज़ हैं वो लेके आएँ। कौन से? जब ये उसने चीनी बाहर भेजी और 1 महीने बाद बाहर मंगवाई, जब गंदम बाहर भेजी और
फिर 2 महीने बाद गंदम को वापस मंगवाया और 500 अरब रुपए की जो अद्वियात का स्कैंडल है उसको लेके आए। इस तरह के बड़े बड़े स्कैंडल्स जो इसने किए हैं, LNG के ऊपर जो इसने घपला किया है उसको बनाए, रेफरेंसेस बनाए, बना के इसको अंदर करें, इसको बड़े सुकून के साथ अटक वाले उस सेल में रखें जहाँ मैं रह के आया हूँ 6x6 में, और रात को खाने के अलावा इसको कोई चीज़ ना दी जाए। तो फिर देखें ये 10 दिन वहाँ गुजारता है कि नहीं। 8 दिन तो जेल रहे ना खान साहब, आप तो खान साहब को बिल्कुल ही कौन सी 8 दिन जेल में रहा है? खान साहब रहे हैं 8 दिन जेल में। वो जेल में नहीं रहा यार, वो जेलें हमने भी देखी हुई हैं, वो जेल नहीं थी, पता नहीं किस जेल में रहा मुझे नहीं पता, थाने में रहा होगा। वो थाने की हवालात में। और था नहीं, हवालात में नहीं रखा था, SHO के कमरे में बैठा। अच्छा सर, अब आते हैं कम ऑन द पॉइंट, जो फाइनेंशियल मैटर्स थे, जो हालत चल रही है मुल्क की, वो तो क्वेश्चन मार्क है ना कि आपने खान को निकाला, ही वॉज फाइनेंशियली फेल, तो फेल तो आपकी गवर्नमेंट भी होगी ना, उस पर जरा नहीं, हमें अभी फेल नहीं हुए ना, हमें तो अभी हमारा टेन्योर 1 साल का बाकी सर, है। आप सही कह रहे हैं, आपने 8 महीने का कहा, 8 महीने बाद भी सिचुएशन अबतर रहती है, देन व्हाट? ये तो आप मफरूजे पे बात करें, मैं तो कहता नहीं रहेगी। सर थोड़ी देर के लिए मफरूजे ना, मैं मफरूजे पे बात करते ही नहीं होता। सर फर्ज कर लेना। मैं फर्ज करते नहीं होता भाईजान, मैं तो कहता हूँ कि मैं उस शख्स की बात कर रहा हूँ। देखें ना, आप उस शख्स का कंपैरिजन कर रहा हूँ, ये मुल्क में वो वज़ीर आज़म है, जब 2013 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत बनी तो मुल्क जो था अंधेरों में डूबा हुआ था। 10,000 मेगावाट सिर्फ इसने ऐड की। इसने कैसे? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की सारी कैबिनेट एक तरफ थी और शहबाज शरीफ का मौक़िफ़ एक तरफ था। वो ये कह रही थी कि 5 से 6 साल लगेंगे किसी एक पावर प्लांट को लगाने में, तो इतनी देर में हमारा टेन्योर ख़त्म हो जाएगा और मुल्क से अंधेरे नहीं जाएंगे। इससे कहा जी मुझे मौका तो दें। इन्होंने वो पूरी दुनिया को शस्तर कर दिया, पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, जब 5 साल 6 साल वाला मनसूबा 22 महीनों में मुकम्मल हुआ। चाइनीज़ भी हैरान, जर्मन भी हैरान, टर्किश भी हैरान। नहीं, हाइड्रो पावर को तो कोई प्रोजेक्ट नहीं है। नहीं, मैं हाइड्रो पावर की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो पावर प्लांट्स, आप कोल का लगाएं, आप गैस का लगाएं, आप फर्नेस ऑयल का लगाएं। हमने महंगी बिजली दी ना। फिर बात तो पहले सुने ना, देखे ना, एक जगह एक तरफ आपको एक चीज़ चाहिए। उस वक्त तो हमारे कारखानादार भला क्या कहते थे, मुझे अच्छी तरह कानों में आवाज़ें हैं, बिजली दें जितने की मर्जी दें, बिजली होनी चाहिए। तो वो तो इसी सूरत में मुकम्मल हो सकती थी ना पावर प्लांट्स में। लेकिन पावर प्लांट भी 5 से 6 साल के अरसे में लगता है 450-500 मेगावाट का, वो उसने 22 महीनों में लगाया। मैं ज़रा तमहीद बांध रहा हूँ कि जिस शख्स का माजी ये है कि उसने इतने बड़े बड़े काम किए हो, नेशनल ग्रिड में 10,000 मेगावाट बिजली ऐड की हो, सबसे बड़े सूबे को हेल्थ हो, एजुकेशन हो, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फार्म टू मार्केट रोड्स हो, इन सारी चीज़ों के ऊपर ट्रांसपोर्ट हो, अपने लोगों पे डिलीवर किया हो, उस एक्सपीरियंस की बुनियाद के ऊपर बात करता हूँ। जैसे एक सर्जन के पास आप जाते हैं, अच्छा सर्जन जो होता है, आप नीम हकीम से अपना इलाज करा रहे होते हैं, फिर छोटे मोटे डॉक्टर को इलाज करा के फट्टे फटाए जानते हो अच्छे सर्जन को, तो वो नहीं एकदम ठीक नहीं करता, वो टाइम लेता है और उस टाइम के बाद बंदा मफरूजा बदल देते हैं। सर हाँ। आप बड़े कॉन्फिडेंट है, अल्लाह करे ऐसा ही हो, उसमें मुल्क का भी फायदा है, हमारा भी फायदा है। सर लोग कहते हैं कि अगर ये फाइनेंशियल सिचुएशन ना बदली तो सबसे ज़्यादा नुकसान PDM में ना JUIF का होगा, ना पीपल्स पार्टी का होगा, नून लीग का होगा। अच्छा मेरी बात सुने, मैं एक बात, इलेक्शन का जो माहौल होता है ना मदरासा, वो बिल्कुल डिफरेंट हो। उस वक्त तक पता नहीं, अभी तो घड़ियाँ निकली हैं, उस वक्त सोने के बिस्किट भी निकल आएंगे, वो हीरे के अंगूठियाँ भी निकल आएंगी, कोई और ज़मीनें भी निकल आएंगी, कोई और मामलात भी निकल आएंगे अल्लाह ताला के फजल व करम से। ये बिल्कुल माहौल डिफरेंट होगा इलेक्शन का जब इलेक्शन आएगा। इस वक्त इलेक्शन लड़ने के लिए, आज भी 17 जुलाई को इलेक्शन हो रहा है ना, मैं अभी आपको बताता हूँ 16 से 17 हम जीत रहे हैं। अब आप कहेंगे आपको कैसे पता चल गया? गवर्नमेंट आपकी है ना सर? नहीं, गवर्नमेंट अब मेरी नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। इस वक्त जो पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है यूनियन काउंसिल की सतह के ऊपर, किसी पार्टी के पास वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है जो यूनियन काउंसिल की सतह के ऊपर अपनी तंजीम रखती है। इस बुनियाद के ऊपर मैं कह रहा हूँ, जलसे जुलूसों से इलेक्शन नहीं जीते जाते हैं। अगर जलसे जुलूसों से अदनान साहब इलेक्शन जीते जाते होते हैं तो जमात इस्लामी के पास भी बहुत बड़े बड़े जुलूस हुआ करते थे, जिसमें मैं भी शामिल हुआ करता था। 93 का मुझे याद है इलेक्शन, बहुत बड़े जलसे हुआ करते थे। अभी देख लें, रिसेंटली अभी देख लें, आज़ाद कश्मीर में देख लें, हमारे जलसे कितने बड़े थे, GB में हमारे जलसे कितने, रोड अपना जो आपका यूनियन काउंसिल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, वो स्ट्रांग होना चाहिए जिसने वोटर को निकालना है। आप ये कह रहे हैं कि लोग खान को इसलिए रिजेक्ट कर लेंगे कि PMLN ने या आप लोगों ने
इमरान खान साहब पे तोहफे बेचने का इल्जाम लगा, नहीं तोहफे नहीं, इमरान खान साहब पे करप्शन का इल्जाम लगा, जो ना कि कहीं रेफरेंस में है, ना कोर्ट में है, ना वो आ इन्वेस्टिगेशन जाएंगे, में। वो आ जाएंगे, वो सारे इस साल के एंड तक वो सारे रेफरेंसेस आ जाएंगे। ये जेलों में होंगे 15 से 20 लोग इनके बड़े अच्छा, बड़े। ये तय है कि इमरान खान साहब को सिर्फ फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट की वजह से भेजा गया? हमें तो यही समझ आ रही है कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाता। अगर इमरान खान आज मौजूद होता तो पाकिस्तान दिवालिया हो खुर्रम जाता। दस्तगीर साहब कहते हैं कि एक अहम देखे ना, एक appointment ऐसा शख्स जो ज़हनी तौर पे तैयार ही नहीं है कि उसने किस सिस्टम के तहत थी। पाकिस्तान Sir, very चलाना right, है। very right, very right. सुन ले, चाइना जाता है तो कहता है मैं चाइना का सिस्टम लाऊंगा, ईरान जाता है ईरानी सिस्टम उसको पसंद आ जाता है, सऊदी अरब जाता है सऊदी अरब का सिस्टम उसको पसंद आ जाता है, टर्की जाता है टर्की का उसको, यूरोप जाता है तो कहता है यूरोप को सबसे ज़्यादा समझता हूँ। अमेरिका कभी गया ही नहीं था, सारी ज़िंदगी उसने इंग्लैंड में लंदन में गुजारी, कहता है मैं अमेरिका को सबसे ज़्यादा जानता हूँ। कोई जगह कोई ऐसी नहीं है कि जिसके बारे में ये ना कहता हो ये लंदन को भी नहीं जानता। उसकी बुनियादी वजह, वहाँ तो क्रिकेट ओ खेला भाईजान, रहा, क्रिकेट पढ़ा। खेलनी और चीज़ होती है, ये बॉल के पीछे भागना और चीज़ होती है, ग्राउंड में रहना और चीज़ होती है, काउबॉय बन के फिरना और चीज़ होती है। लोगों को समझने के लिए उनके इंटेलेक्चुअल्स के पास जाना होता है, उनके पार्लियामेंटेरियंस के पास जाना होता है, उनके पार्लिमानी सिस्टम को स्टडी करना होता है। ये कहाँ इसने किया है? ये कहा होता। अच्छा, पहले अपनी किसी एक बात को भी आज तक पाकिस्तान की 74 साल तारीख में सबसे झूठा शख्स जो हुक्मरान बना है, मैं ये नहीं कहता बाकी सारे अल्लाह के वली थे, सबसे झूठा शख्स जिसने अपनी बातों को झूठ साबित खुद अपनी जुबान से बार बार साबित करता है, वो इमरान खान। अच्छा भाई साहब, ये क्लियर कीजिएगा, हम हर दफ़ा सवाल पूछते हैं जो बड़ी मेन लीडरशिप होती है कि आप लोग हमें एक जवाब नहीं देते। खुर्रम दस्तगीर साहब कहते हैं जी एक अहम अपॉइंटमेंट हो रही थी, तो उस अपॉइंटमेंट अगर वो हो जाती तो हम सबका सियासी करियर ख़त्म हो जाता और हम सब जेलों में होते। आप कह रहे हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट थी, खान साहब कहते हैं कि गैर मुल्की साजिश थी। मतलब कौम कंफ्यूज है सर। नहीं, कौम कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए। लेकिन खान कहता है आप देखें ना, यू आर फ्रॉम PMLN, खुर्रम साहब फ्रॉम PMLN। नहीं, अब PMLN के दो मौक़िफ़ हैं। नहीं, दो मौक़िफ़ नहीं है, एक ही मौक़िफ़ है खुर्रम साहब का सुना, हमारा एक ही मौक़िफ़ था। खुर्रम साहब का सुना, खुर्रम दस्तगीर साहब मैं सुना है, लेकिन वो देखें वो अवामिल में शामिल हो सकता है, लेकिन इस वजह से नहीं हो सकता। अवामिल में चीज़ें शामिल हो सकती हैं। ये ज़हन में रहे अदनान साहब कि इमरान खान को हटाना ज़रूरी था, लाजम था। अगर ना हटाया जाता तो इस मुल्क खुदा दादे पाकिस्तान का हशर जो आज होता आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है सर, क्योंकि हर बंदा जो है वो ये शख्स किसी एक जगह पे खड़ा होने वाला शख्स नहीं था। देखिए ना, आपकी एक्सपोर्ट है USA के साथ कितने, $7 अरब की। आपकी एक्सपोर्ट है यूरोपीय यूनियन के साथ कितनी, $16 बिलियन की। अमेरिका को भी गाली, यूरोप को भी गाली, चाइना को भी गाली। अगर ये 2014 का धरना ना देता और उस वक्त चाइनीज़ प्रेसिडेंट पाकिस्तान आ जाता तो पता कितने अरब डॉलर की साइन होने थे एग्रीमेंट, $62 बिलियन की। लिखी पड़ी बात है, मैं कुछ झूठ तो नहीं कह रहा। 54 के तो बाद में हो गए ना, चलिए, तो 62 ठीक है, वो सारे वाइंड अप हो गए हैं। वो जो 54 वाली बात आपका, जब ये आया उसके बाद चाइना ने जब इसकी सोच देखी, उन्होंने फिर सिर्फ एक काम किया, या उनकी सोच, मैं अब ये नहीं कहना चाहता, मेरे मुंह से गलत बात ना निकले, लेकिन मेरी सोच ये है, चाइना अब आपके साथ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता। गो के शहबाज साहब के आने के बाद कॉन्फिडेंस बढ़ा है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है, अभी $2.5-3 अरब उन्होंने दिया भी है। लेकिन वो जो $54 बिलियन, $62 बिलियन नवाज शरीफ साहब के दौर की बात थी, वो शायद अब ना हो। अब सिर्फ वो रास्ते की हद तक, ग्वादर से रास्ते की हद तक आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं। हाँ, करें। एक बात बताइए, लोगों का मानना यह है कि ये बयान जो खान साहब ने बनाया, मान लेता हूँ आपकी बात की गलत होगा, बट लोग सोचते हैं कि खान का ये बयानिया बिका है, PMLN के पास बयानिया नहीं है बेचने के लिए। अच्छा, मैं फिर वही अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि मैं मिसाल दूंगा तो फिर आप कहेंगे ये कौन सी मिसाल दे दें। अभी आप देखें ना, वीना मलिक हो जाए या मीरा हो जाए, अभी उसकी कोई स्टेटमेंट आ जाएगी तो आप चैनल्स पे, TV पे उसको हाईलाइट करेंगे तो आप कहेंगे उसका बयानिया बिक गया है। खुदा का नाम ले, वीना और मीरा और इमरान खान बड़े ह्यूज डिफरेंस। नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है। आपको किसने कहा डिफरेंस है? वो एक्ट्रेस मॉडल है, वो पॉलिटिशियन है। ये तकरीबन वही ड्रामाबाजी है यार। मैं देखे ना, एक वो तकरीर कर रहा होता है तो उसके कान में वो कह रहा होता है, जरा मजहबी टच दें। खुदा का नाम ले, मदीने की रियासत की बात करते हुए इसको शर्म नहीं आती? मदीने की रियासत के जो लोग थे वो शेख रशीद जैसे थे, मुझे ये बताएं वो फवाद चौधरी जैसे थे, वो इमरान खान जैसे थे, तो बस तगफारुल्लाह उनकी जूती के बराबर नहीं। लोग तो निकलते हैं, लाखों का भाईजान लोग निकलते। उस दिन क्यों नहीं निकले फिर लॉन्ग मार्च पे? लोग निकलते हैं। अब भी वीकेंड है ना, कल वीकेंड है ना,
वीकेंड पे आएंगे लोग, गाने शाने लगेंगे, कोई डांस करेगा, कोई नाचेगा, उसके बाद चले जाएंगे। खान साहब के लिए नहीं आएंगे? मैं तो समझता हूँ कि वो पार्टी के लिए आते हैं वीकेंड के लिए। ये तो पार्टी होगी कल। जी नाज़रीन, वक्त तो एक ब्रेक का, बढ़ते हैं ब्रेक की जानिब। आपकी पार्टी के मौजूदा टाइम में एस्टेब्लिशमेंट के साथ कैसे ताल्लुकात हैं? इस्टेब्लिशमेंट के साथ मेरा ख्याल है कि ताल्लुकात हर शख्स के हर वक्त अपने अपने ताल्लुकात होते हैं। इस वक्त भी ताल्लुकात ठीक है। अब ताल्लुकात वो एक इंस्टीट्यूशन है, एक हकीकत है पाकिस्तान की, उसको सबको तस्लीम करना चाहिए। और मैं तो हैरान होता हूँ कि जब शेख रशीद जैसे बलूंगड़े से मैं सुन रहा होता हूँ, यानी परसों की एक स्टेटमेंट थी, आपको तो ये सवाल करना चाहिए था मुझे, आप कौन से सवालों में ले गए मुझे। यानी परसों मुझे वो कह रहा था, मैं सुन रहा था उसको, कह रहा था मुझे इमरान खान ने मना किया कि किसी फौजी से नहीं मिलना। और तू तरले ले रहा है, तरले, तू पाँव पड़ रहा है कि मुझसे मुलाकात करें, तेरे दरवाजे बंद हो गए। अभी पूछे ना उससे। उसने कहा कि भाई आप, जैसे आपने मुझे क्वेश्चन किया तो उसे किसी ने क्वेश्चन किया, सुना कि आपकी कोई मुलाकात हुई है एस्टेब्लिशमेंट से या फौज से, आप छोड़े ना एस्टेब्लिशमेंट। तो उसने कहा कि नहीं जी, मुझे इमरान खान ने मना किया। खुदा का नाम लो, तू तरले कर रहा है, तू मिन्नतें कर रहा है, तेरे लिए दरवाजे बंद हुए हैं। तू कह रहा है कि इमरान खान ने कहा तो मैं इसलिए नहीं मिल रहा। फिर कहता है कि इमरान खान के मुकाबले में अगर मुझे खड़ा होना पड़ा, फौज के मुकाबले में खड़ा होना पड़ा, तो मैं इमरान खान के साथ खड़ा होऊंगा। ये पिद्दी और पिद्दी का शोरबा, यानी मतलब कोई बात करने वाली करे ना, कोई माने, कोई दिमाग काम करे। तू मेरे साथ नहीं कर सकता, हम कहा तू फौज के साथ क्या मुकाबला करे। अच्छा, मैं नून लीग पे ज़रा, नून लीग के फ़ौज के साथ अब अच्छे ताल्लुकात हैं? क्योंकि जलसों में तो आप फ़ौज को बड़ा मुतनाज़ किया, आप लोगों ने गालियाँ दी, नाम लिए। अच्छा, वो गालियाँ ज़रा मुझे निकाल के दीजिएगा। और ये जो इन्होंने काम किया हुआ है, ये मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ है। मेरी तो गालियाँ निकाल के दीजिएगा ना, कब गालियाँ दी किसी ने। देखिए मेरी बात सुने, जो इस वक्त हो रहा है, इल्ज़ाम लगते रहते हैं इंडिविजुअल के ऊपर। इस मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ जो इस वक्त खिलवाड़ किया जा रहा है ना, अदनान साहब, उस पर गौर करें ज़रा। इसका टॉप ट्रेंड आपके कमांडर इन चीफ के ख़िलाफ़ चलता है। कभी उसे आप मीर जाफ़र कहते हैं, कभी मीर सादिक कहते हैं, कभी जानवर कहते हैं, कभी न्यूट्रल्स कहते हैं फौजियों को। और ये कौन कर रहा है और फंडिंग कहाँ से आ रही है, इसकी तहकीक होनी चाहिए। और बैठे लोग कहाँ पे हुए, मैं बताता हूँ। जिस तरह फॉरेन फंडिंग केस के अंदर जब बात खुलेगी ना, या खुली है, तो वहाँ इजराइल का माल आया है, हिंदुस्तान का माल आया है। इसी तरह फ़ौज के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म जो साजिश हो रही है सोशल मीडिया के ज़रिए, वो लोग कहाँ बैठे हैं पता है आपको? लंदन के अंदर, दुबई के अंदर, पाकिस्तान के मुख्तलिफ हाइड आउट्स के अंदर, जहाँ पे बाकायदा फंडिंग हो रही है। और आजकल देखिए सारा जोर इंस्टीट्यूशन पे है। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर इसरार अहमद को अगर आप कोड ना करें, तो आप शेख रशीद को कोड करें, या नीबासी को कोड करें, या किसी और को कोड करें, और हकीम सईद को कोड ना करें, और मुझे कोड करें, और शेख रशीद को कोड करें, तो ये इसी तरह जैसे मोहब्बत है, जैसे ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। जैसे ज़मीन और आसमान, अगर उन्होंने आज से 30 साल पहले जो कुछ कहा है, और अगर आज सच साबित हो रहा है, तो आंखों को खोलें, आंखों को बंद ना करें। कोई जमहूरी रवायात नहीं है। कल कौन चलाता है ये ट्रेंड? ये इमरान खान चलाता है, उसके पीछे इमरान खान है, उसकी पूरी टीम है। आप कह रहे हैं ये इमरान खान का नजरिया है, उसके लोग हैं, उसके फॉलोअर्स हैं जो ये चला रहे हैं। अभी कल मुझे किसी ने कहा, मैं टीवी पे देख रहा था, मेरे पब्लिक टीवी पे, कोई बंदा बैठा हुआ था, वो कह रहा था मैं लंदन से आया हूँ या यूरोप से आया हूँ। कहता वहाँ इदारों के ख़िलाफ़ जो नफ़रत पाई जा रही है और जिस तरीके से ट्रेंड चलाए जा रहे हैं, तो मुझे तो खौफ आ रहा था। अंदाज़ा लगाए ना। ये कहता है कि अब आज देखें, वो अदालत चाहिए जो इसके हक़ में फ़ैसला करे, इसको वो फ़ौज चाहिए जो इसको इलेक्शन जितवाए, इसको वो इलेक्शन कमीशन चाहिए जो इसको वज़ीर आज़म बनाए। ये किसी इलेक्शन कमीशन को नहीं मानेगा जब तक ये वज़ीर आज़म ना बने। ये किसी अदालती फैसले को नहीं मानेगा, किसी जज को नहीं मानेगा जो इसके हक़ में फ़ैसला ना दे। ये किसी कमांडर इन चीफ को नहीं मानेगा जब तक इसको वो वज़ीर आज़म ना बना दे। सर, मुख्तसर ये है कि लोगों का मानना ये है कि फ़ौज की हमायत से आप लोगों ने इमरान खान साहब को हटाया। पाकिस्तान की 74 साल तारीख में ये पहला आइनी तौर पर वज़ीर आज़म चेंज हुआ है। पाकिस्तान की 74 साल तारीख में आइनी तौर पर पहला वज़ीर आज़म चेंज हुआ है, तो उसको आप कहते हैं कि फलाने हटवा दिया।
सर बहुत शुक्रिया, बातें बहुत मेहरबानी। थी, वक्त कम था, आपका शुक्रिया। नाजरीन, इस दुआ के साथ कि जो हनीफ अब्बासी साहब की ख्वाहिशात हैं कि वो ये मफरूज़ा ही सुनना नहीं चाहते कि मसाइल हल नहीं होंगे, अल्लाह करे हनीफ अब्बासी साहब के जो जज्बात हैं ये सच साबित हों। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।